नमस्कार, इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी। और आज बात होगी विधानसभा चुनाव के साथ साथ उपचुनाव की। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को झटका लगा, तो ऐसा माने जाने लगा था कि हो सकता है इंडिया गठबंधन के आने से एनडीए कमजोर पड़ा हो। लेकिन हरियाणा चुनाव के जब नतीजे आए तब पता चला कि नहीं, एनडीए में अभी भी उतनी मजबूती, भारतीय जनता पार्टी में भी उतनी मजबूती बाकी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, आखिर क्या राजनीतिक दिशा और दशा बदलने वाली है? और क्या सच में एक बार फिर से एनडीए की मजबूती दिखेगी, या फिर एग्जिट पोल ने जिस तरीके के नतीजे दिए हैं वो एक बार फिर से फेल होंगे? इन सभी चीजों को बताएंगे और बताएंगे कि आखिर इन चुनावों में किस राज्य में किसकी सरकार बनने के संकेत हैं। बात सबसे पहले महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के जो एग्जिट पोल आए उसमें 6 एग्जिट पोल्स में महायुति की सरकार बनती नजर आ रही है, तो 5 में एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती नजर आ रही है। अब ऐसे में क्या एग्जिट पोल सच साबित होंगे या फिर वो ऐसे ही फेल हो जाएंगे जैसे लोकसभा चुनाव और हरियाणा के चुनाव में हुए थे? इसके साथ साथ सर अगला सवाल ये भी रहेगा कि अभी चुनावी नतीजे आए तक नहीं है, लेकिन उससे पहले ही महाराष्ट्र में रिजॉर्ट्स की बुकिंग चालू हो गई है। क्या सबको ये अनुमान फिर से लगने लगा है कि हो सकता है कि अगर कांटे की टक्कर रहे तो विधायकों का इधर उधर जाना हो सकता है? देखिए, आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले आशुकेश, और वो ये कि चूंकि आप देख रहे हैं कि करीब करीब 6 दल हैं जो कि 2 गठबंधनों में चुनाव लड़ रहे हैं। तो गठबंधनों में कोई जो लॉ होता है डिफेक्शन का, वो तो लागू होता नहीं है। यानी कि अगर आप चुनाव जीत करके आते हैं और इस गठबंधन से आकर उस गठबंधन को समर्थन देने लगते हैं, तो कहीं कोई कानून उसमें बाधा तो बनती नहीं है। लिहाजा सरकार बनाने के क्रम में अगर कोई इधर से उधर जाता है, उस बात की संभावना को खारिज नहीं किया जाता है, और इसी कारण से दोनों पक्ष में इस बात की तैयारी हो रही है। और कुछ दल हैं जिन्होंने ऐलानिया कह भी दिया है कि हम तो तैयारी कर रहे हैं। हमने संजय राउत को, जो कि उद्धव ठाकरे गुट जो है शिवसेना का, उनकी बातें सुनी। तो महाविकास अघाड़ी के विधायक आएंगे और वो कहाँ रहेंगे, तो हम उनके लिए होटल बुक कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी जानकारी है कि मुंबई से शाम शनिवार को अगर मान लीजिए कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है और एक हंग असेंबली जैसी स्थिति होती है, तो सभी एमएलएस को उड़ा करके दूसरे राज्य ले जाया जा सकता है। और बताया ये जा रहा है कि 2 राज्य आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, कांग्रेस शासित तेलंगाना और कांग्रेस शासित कर्नाटक, जो बगल के राज्य हैं महाराष्ट्र के, वहाँ विधायक ले जाए जा सकते हैं अगर मान लीजिए फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है। क्योंकि ऐसा ना हो कि विधायकों को अप्रोच करना शुरू कर दें आमने सामने वाले और फिर अपनी सरकार बनाने की कोशिशों में लग जाए। अभी तक तो सिर्फ यही पक्का है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के साथ गठबंधन नहीं करने वाले हैं। बाकी तो कोई भी किसी के साथ जा सकता है। और ऐसी स्थिति में जाहिर है कि जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है वो अपना आकार ले रही है। और मत भूलिए कि ये जो मौजूदा सरकार है, ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का ही नतीजा है। याद कीजिए जून 2022 कैसे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के विधायकों को लेकर के असम के कामरूप कामाख्या और गुवाहाटी की यात्रा की, और वहीं से सरकार को एक तरह से बनाया उन्होंने, जिसने शपथ लिया भारतीय जनता पार्टी की मदद से। तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तो महाराष्ट्र की आज की तारीख की ज़रूरत है अगर एक तरफा नतीजे नहीं आते हैं तो। लेकिन आशुकेश, मेरा मानना है इन सब जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनसे अलग मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि वोटिंग परसेंटेज जो है इस बार महाराष्ट्र में अमूमन जो 60-61% रहता था, पिछली दफ़ा भी यही देखा गया था जो लोकसभा चुनाव हुए थे। इस बार जो नेशनल एवरेज है उस वक्त जो 65% का रहा था, इस बार 65% महाराष्ट्र में भी पोलिंग हुई है। तो ये जो 4% वोट बाहर निकले हैं, ये किसके वोट निकले हैं? ये प्रश्न है। 4% वोट बहुत ज़्यादा वोट होते हैं, और अगर ये वोट मान लीजिए इस वजह से निकले हैं कि उन्हें नतीजे बदलने थे, तो फिर तो अमूमन यही होता है कि जो लोग हार जाते हैं उनके लोग ज़्यादा निकल कर बाहर आते हैं। तो पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में
महायुति की हार हो गई थी हम्म। और उन्हें एक शॉक लगा था जब केवल 17 सीट उन्हें मिले थे महाराष्ट्र की 48 सीटों में से, जबकि 2019 में इन 48 सीटों में से 42 सीटों पर जीती थी महायुति एनडीए। तो इस बार क्या वो 4% वोट जो निकले हैं, एक्स्ट्रा वोट निकले हैं, वो महायुति के निकले हैं, इस बात को लेकर के लोगों में विचार हो रहा है। दूसरी बात ये देखी गई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि थोड़े नाराज भाव के साथ लोकसभा संघ के चुनाव के दौरान था, और उसमें आपको याद होगा नड्डा जी ने कहा था कि अब हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद कई दौर की बैठकें हुई और ये संघ का 100वां साल है। उनके स्वयं सेवकों की ये कोशिश कतई नहीं होगी कि जो सत्ता इतनी मुश्किल से उन्हें पहली दफ़ा मिली है इतने लंबे कार्यकाल में, वो 100वें साल में ही गंवा दी जाए, राज्यों में ख़ास तौर पर और उस राज्य में ख़ास तौर पर जहाँ संघ मुख्यालय है। तो ऐसे में पाया ये गया कि स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक थे वो घूम घूम करके भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते नज़र आए। और एक है तो सेफ है, वैसे तो प्रधानमंत्री कह रहे थे, लेकिन बहुत लोगों को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने आपस में शायद ये तय किया है कि एक रहेंगे तभी हम सेफ रहेंगे, जीतेंगे, और इस कारण से इस बार आरएसएस ने भी बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और तीसरी बात जो बताई जा रही है वो ये है कि इस बार चाचियों ने और भाभीयों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। और ये जो प्रचार करने जाते थे स्वयंसेवक, ये घरों में जाते थे तब जबकि घर के पुरुष बाहर काम पर गए हुए हैं, और उन्हें याद दिलाते थे कि देखिए लाड़की बहन योजना आपके लिए कैसे हम लेकर के आए हैं, कैसे ये योजना चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी अगर कोई और सरकार में चला आता है तो, और हम आपके लिए एक और सौगात लेकर आए हैं कि हमें 1500 से इसे 2100 कर देना है, आप हमारा साथ दीजिए, इस वक्त हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। और बार बार जा रहे थे, और कई इलाकों में तो ये देखा गया कि संघ के स्वयंसेवक तो बहुत बार गए, लेकिन महायुति के खिलाफ जो एमवीए वाले थे, अगाड़ी वाले थे, उनमें से लोग पहुंच नहीं रहे थे। और इस तरह की बातों में ऐसा लगता है कि वो जो चाचियों ने और भाभीयों ने जिस तरह से समर्थन बाहर निकल करके किया है, क्या ये वो 4% वोट है? आखिर में ये भी एक चीज़ देखी गई कि महाराष्ट्र में वोटों का जो एक तरफा पोलराइजेशन हुआ था, जैसे मुस्लिम वोट बैंक तो अभी भी महाविकास अघाड़ी की तरफ रहा है, लेकिन आदिवासी वोट बैंक, दलित वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक, इस वोट बैंक में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ बिखराव भी देखा गया है। और उसकी वजह ये रही कि जो जाति और कॉन्स्टिट्यूशन वाला कार्ड था कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, संविधान खतरे में है, वो जो लोकसभा में बहुत चल रहा था, विधानसभा के दौरान वो उतना चलता हुआ दिखा नहीं। राहुल गांधी जिस तरह से उसको लेकर के लोगों तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे, अपने उस लाल किताब कॉन्स्टिट्यूशन को साथ लेकर के जाते थे, और लोग बाग को सही में ये लगने लगा था कि कहीं हमारे आरक्षण पर खतरा तो नहीं है। अब 5.5 महीने बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव के 5.5 महीने बाद, तो जाहिर है कि वो खतरा अगर होता तो वो दिखता। तो आरक्षण वाला और संविधान बचाओ क्योंकि आरक्षण चला जाएगा, ये लाइन चली नहीं अमंग द ओबीसीज एंड अमंग द दलित्स और आदिवासियों के बीच में, यानी कि वहाँ वोटों का बिखराव हुआ है और कुछ वोट वहाँ से एनडीए की तरफ जाते दिखाई पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अपर कास्ट का छोटा वोट बैंक ही सही, लेकिन वो कांग्रेस के साथ रहा करता था। लेकिन इस बार जो लाइन राहुल गांधी की रही है, जिसमें कि वो आरक्षण को का दायरा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो वो सिमट करके वो महायुति की तरफ यानी कि एनडीए की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ी है। तो दो नुकसान हो गए एक साथ, एक तो अपना वोट चला गया, और दूसरा है कि आरक्षण के सवाल पर जो एकजुट होकर के वोट किया गया था कि आरक्षण चला जाएगा, तो उसमें वोट बैंक में भी क्षरण हुआ, टूट गया वो वोट बैंक, और उसमें से भी कुछ महायुति को मिल गया, एनडीए को मिल गया। तो ये चारों फैक्टर्स ऐसे फैक्टर हैं जो ये डिक्टेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जितने वोट पिछली दफ़ा आए थे एनडीए को, महायुति को, उसमें कुछ ना कुछ इजाफा इस बार के वोट्स में हुआ है। पिछली बार भी जो वोट संख्या थी वो एमवीए की और महायुति की दोनों की करीब करीब बराबर थी, 40% के आसपास ही दोनों को वोट मिले थे। लेकिन अगर वो वोट संख्या में इजाफा होता है एनडीए का, तो जाहिर है कि बाजी उनकी तरफ जाती हुई दिखाई पड़ती है।
हाँ, ये ज़रूर है कि फासला कम हो सकता है, और अगर फासला कम होता है तो भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर पिछली दफा भी आई थी, 105 सीटें थी। इस बार भी वो सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही, और सबसे बड़ी पार्टी अगर वो हो जाती है तो फिर उसे कुछ कम ही लोगों के साथ लेने की जरूरत पड़ेगी। एक नाथ शिंदे अगर अच्छा कर जाते हैं, और बहुत से मराठों ने इस बार वोट दिया है शिंदे को, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि एक नाथ शिंदे भी अपना भाई है। अगर जरांगे पाटिल कह रहे हैं कि नहीं, वोट नहीं देना है बीजेपी को, तो ये भी तो मराठा है, ये अपना भाई है, ये चीफ मिनिस्टर बन जाएगा अगर हम इसे वोट देते हैं, तो हम कैसे छोड़ दें, चीफ मिनिस्टर को कैसे छोड़ दें। तो बहुत से कॉम्बिनेशंस हैं। इस बार ऐसा लग रहा है कि ये जो बढ़े हुए वोट परसेंटेज है, कहीं एक एज वहां पर एनडीए को तो नहीं दे रहे हैं। ये आकलन बहुत दुरुस्त इसलिए भी लोगों को लग रहा है क्योंकि जो एक ऊर्जा दिखाई पड़ रही है वहाँ के नेताओं में, खासतौर पर आत्मविश्वास पिछले जो 2 दिनों में दिखा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं भी कोई खटपट एनडीए के भीतर नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन वो खटपट की मुख्यमंत्री कौन बनेगा, पटोले साहब ने ऐसे कैसे कह दिया, संजय राउत पूछ रहे हैं, तो ये तमाम प्रश्न सामने आने लगे हैं। तो हम मानकर चलें क्या कि एनडीए को वहां पर बढ़त है? हो सकता है कि हम एग्जिट पोल्स की तरह गलत भी साबित लेकिन हो। सर अभी आपने बोला कि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरती है भारतीय जनता पार्टी, वो ज़्यादा सीटों पे चुनाव भी लड़ रही है, तो ये अजीत पवार के लिए खतरे की घंटी है कि अजीत पवार अभी आपने अगर बोला कि कम सहयोगियों को लेने की ज़रूरत पड़ेगी, एकनाथ शिंदे को अच्छी खासी सीटें आ जाती हैं और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सीटें आ जाती हैं, तो क्या वो जो आरएसएस की नाराज़गी है अजीत पवार के साथ, या फिर अजीत पवार के कुछ कमेंट्स भी चुनाव से पहले और उम्मीदवार उतारने की लड़ाई भी, क्या ऐसे में अजीत पवार को साइडलाइन करने की कोशिश करेगी बीजेपी? देखिए, अजीत पवार की स्थिति सबसे इस बार मुश्किल रहने वाली है। अजीत पवार के बारे में कहा जा रहा है कि उनका स्ट्राइक रेट भी शायद आखिरी पायदान पर वो आए, जितनी सीटें मिली हैं और जितनी वो जीतेंगे। एक दूसरी बात ये कही जा रही है कि शरद पवार के सामने उनकी स्थिति क्या रहती है, और सब मानकर चल रहे हैं शरद पवार का ये आखिरी चुनाव है, उन्हें धोखा नहीं देंगे। हो सकता है कि अपनी सीट पर बारामती पर अजीत पवार जीत जाएं, लेकिन लार्जली जहां भी टक्कर अजीत पवार और शरद पवार की हुई है, उनके उम्मीदवारों की हुई है, उसमें शरद पवार जीतेंगे, ये लोग मानकर चल रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर अजीत पवार के लिए एक बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मतलब दोनों अजीत पवार, पवार लोगों की पॉलिटिक्स मतलब हाँ, वो दांव पर है। दांव पे है। और आप ये समझ लें कि हमेशा से लायबिलिटी करार दिया है अजीत पवार को संघ ने, और अगर उनके बगैर सरकार बनेगी तो उनको रखेंगे, लेकिन ये एहसास तो जरूर दिलवा देंगे कि आपकी जरूरत हमें नहीं है। और ये एक कॉम्बिनेशन बनकर तैयार होता दिखाई पड़ रहा है अगर एनडीए के हक में चीजें जाती हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे मिलकर के क्या 144 के आसपास अगर पहुंच जाते हैं, तो क्या इंडिपेंडेंट्स, जो कि इस बार बहुत संख्या में आने वाले हैं, वो 15 भी हो सकते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, क्या उनकी मदद से वो जादुई आंकड़ा प्राप्त करने में ज्यादा यकीन दिखाएगी बनिस्बत कि वो अजीत पवार को साथ लेने में? ये कॉम्बिनेशन वहां पर मुंबई में लोग बातें कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में भी चुनाव खत्म हो चुके हैं। झारखंड के भी जो एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें कई जगहों पे इंडिया को बढ़त है तो कई जगहों पे एनडीए को बढ़त है। लेकिन ऐसे में यहाँ पे भी एक कॉमन सवाल रहेगा, क्या एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पे भरोसा किया जा सकता है? जैसा कि हमने देखा कुछ चुनाव में एग्जिट पोल हमेशा की तरह फेल होते रहे, कुछ चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा एक और सवाल कि चुनाव होने के बाद खबरें हैं कि हेमंत सोरेन रिलैक्स्ड है, उनको पूरा भरोसा है कि इंडिया गठबंधन जेएमएम वहाँ पे सरकार बनाने वाली है और एक बार फिर से वहाँ पे मुख्यमंत्री रिपीट होने वाला है। देखिए आशुकेश, जो हालात आपको महाराष्ट्र में लागू होते दिख रहे हैं, कुछ उस तरह के हालात आपको सत्ता पक्ष के लिए ही झारखंड में भी लागू होते दिखेंगे। कैसे? जैसे वहां पर अगर वो जो लाड़की योजना है जिसकी बात हम लोगों ने की, तो यहाँ भी तो मैया योजना है और वो पैसे दिए जा रहे हैं हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा, महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं, उसे बढ़ाने का भी वादा कर दिया गया है। तो जो सत्ता पक्ष जिस तरह की योजनाएं लेकर के आ रहा है वो उसकी जीत की वजह बन रही हैं जी। और यहाँ पर जो मामला है वो थोड़ा जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है हेमंत सोरेन की तरफ। उसकी 2 वजहें बहुत विशेष हैं। पहला तो ये कि हेमंत सोरेन एक मुख्यमंत्री थे जब तक वो जेल नहीं गए थे, और जैसे ही
वो जेल चले गए और उनकी पार्टी ने बहुत तरीके से इस बात का प्रचार किया कि हमारे आदिवासी नेता को भारतीय जनता पार्टी वालों ने फंसा कर जेल भेज दिया। मामला जो भी हो कोर्ट में अभी तय होना है, फंसा करके जेल में भेज दिया, तो वो अचानक आदिवासी नायक हो गए। और आदिवासी नायकों की एक पृष्ठभूमि रही है झारखंड में। वो सिलसिला बहुत पुराने इतिहास में आप जाएं और उन नायकों से शुरू हो जाता है जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, और हमेशा एक नायक को आइडेंटिफाई करके आदिवासी समाज में ये हमेशा परंपरा रहती है, उसको फॉलो करना है। और जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार जितने भी ट्राइबल इलाके हैं वहाँ वोटिंग गजब की हुई है। मतलब कहीं-कहीं वोटिंग 80% तो कहीं-कहीं 82% वोटिंग। संताल परगना और कोल्हान की बातें कर रहा हूँ, जहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। 30-32 सीटें यहाँ आ जाती हैं। ट्राइबल स्टेट्स तो 28 ही हैं झारखंड में, लेकिन जो ऐसी सीटें भी कम से कम 4 से 5 हैं जहाँ तय करेंगे आदिवासी वोट ही। और कहा यह जा रहा है कि इन सब सीटों पर इतनी भयंकर वोट जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन को मिली है केवल और केवल हेमंत सोरेन की वजह से, कि यहीं से एक बड़ा ब्लॉक का सृजन हो जाएगा जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के लिए। और आप ये समझिए कि अगर ये 32 में 25 सीटें हो जाती हैं तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। कहा जा रहा है कि जो चंपई सोरेन छोड़ करके चले गए, उनके लिए भी उनकी अपनी सीट सरायकेला वो मुश्किल में नज़र आ रही है। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए? अगर 25 सीटें उन्हें आदिवासी बहुल क्षेत्रों से आ जाती हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि वहाँ तो सरकार बनाने के लिए 41 ही चाहिए, और वो बाकी की 55-60 सीटों में से तो आ ही जानी है। तो इस तरह से अगर गणित चल रहा है वहाँ पर आदिवासी वोटों का, जो कि एक तरफ़ा गई हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ ये दिक्कत हुई है कि उनके पास कोई राष्ट्रीय स्तर का उस तरह का आदिवासी चेहरा था ही नहीं जो आता और कन्विंस करता ट्राइबल्स वोटर्स को झारखंड में कि आप वोट भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। नहीं, स्थानीय स्तर पर उस तरह का कद्दावर चेहरा था। वहाँ उनके पास चेहरों की कमी नहीं है, वहाँ बाबूलाल मरांडी भी हैं, अर्जुन मुंडा भी हैं, लेकिन ये साइड प्लेयर बनकर रह गए हैं। जो मेन प्लेयर आज की तारीख में हेमंत सोरेन है, उनके चेहरे के आगे अभी फिलहाल ये चेहरे, जबकि ये दोनों मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हैं, लेकिन मुझे जो समझ में आई बात कि अपनी-अपनी सीटें बचाते नज़र आए। पोटका की सीट बचा रहे थे अपनी पत्नी की अर्जुन मुंडा, और अपनी खुद की सीट धनवार बचाने में ही सारी ताकत बाबूलाल मरांडी की लग गई, कहीं हार ना जाऊं। तो ऐसे में वहाँ अमित शाह को जाना पड़ा, और वहाँ जो एक बागी हो गए थे नेता, उनको मिलाना पड़ा पार्टी में, और तब जाकर के स्थिति बन पाई। तो ऐसा लगता है कि जो आदिवासी समूह है झारखंड में, वो खास तौर पर जेएमएम के प्रति बहुत ही ज़्यादा अभी भी ऑनेस्ट है, उसने वोट दिया है, और यहीं से शुरू हो जाती है एक पहली सीढ़ी जीत की तरफ जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की। बाकी के 15-20 सीटें, वो बाकी की 50-55 सीटों में से अगर ले आते हैं तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होती है। हर बार अगर ट्राइबल सीट्स पर हार जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो झारखंड में सरकार नहीं बना पाएंगे।